रायपुर के राजकुमार कॉलेज में गुरुवार को 127वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। इस दौरान 100 छात्रों को अलग अलग परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार दिया गया। वार्षिक समारोह के बाद आर्ट एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया गया। मैं राजकुमार कॉलेज की गर्ल्स हॉकी टीम में शामिल सभी बेटियों को भी शुभकामना देती हूँ। बेटियों ने कुछ समय पूर्व जोधपुर में आयोजित राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और राजकुमार कॉलेज का गौरव बढ़ाया। ये वार्षिक उत्सव है और प्राइज गिविंग पीजी के नाम से परंपरा है। राजकुमार कॉलेज में पीजी के नाम से इसको बुलाते हैं। 127वें प्राइज गिविंग फंक्शन में आज हम लोग का सौभाग्य रहा कि प्रदेश की गवर्नर मैम आई और मुख्य अतिथित्व ने स्वीकार किया। बिल्कुल, आज उसका इनॉग्रेशन था और हम लोग की जो गवर्नर साहिबा हैं उसका उन्होंने उद्घाटन किया। हम लोग सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है और ख़ास करके उन्होंने जशपुर राज परिवार को याद किया क्योंकि यहाँ पर प्रथम विधानसभा का सत्र लगा था जशपुर हॉल में जहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है। मुख्यमंत्री कसडोल विधानसभा के ग्राम लोगों ने मुख्यमंत्री बघेल का अभिनंदन किया। ग्रामीणों को सीएम ने कई सौगात दी। पलारी के अमेठी में महानदी का पुल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अभी तक से फंडिंग नहीं हो पाई। और अमेठी घाट में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा, ठीक है। और वहां आए हो तो भाई स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल पे देता हूँ गाँव विकास और 50 लाख रुपए की घोषणा। बिलासपुर में संपर्क यात्रा के साथ बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र पर बीजेपी का सीधा फोकस है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में दौरा, बैठक, चर्चा और सभा के जरिए भाजपा जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। बिलासपुर में खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। मस्तूरी और बेलतरा विधानसभा में संपर्क की शुरुआत की। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए हैं। जनता सरकार को जानने समझने लगी है। कार्यकर्ता और जनता के मूड में बदलाव का लक्षण दिख रहा है। तो एक मोह भंग सरकार से हुआ है, उनके झूठे वादे से, उनके सरकार की असफलता से, डेवलपमेंट के सारे काम रुक जाने से। बिलासपुर प्रवास में पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पूर्व सीएम ने सबसे पहले कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर रमन पर भूपेश का असर नहीं दिख रहा है, बल्कि डॉक्टर रमन के दौरे से कांग्रेस की हालत खराब हो गई है। जिमी कांदा, लाल भाजी उन्हें अच्छी लगती है इसलिए वो खाते हैं, लेकिन कांग्रेस को बताना चाहिए कि लाल भाजी और जिमी कांदा खाने से उन्हें एलर्जी है कि रमन सिंह से एलर्जी है। मुझ पर असर नहीं दिख रहा है। मैं 2 ही दिन निकला हूँ, उनकी हालत खराब हो गई है। अरे जिमी कांदा बने लगते तो खाता हूँ, लाल भाजी बने लगते तो खाता हूँ। तुमला लाल भाजी से एलर्जी है, जिमी कांदा से एलर्जी है कि डॉक्टर रमन से एलर्जी? तो एक मोह भंग सरकार से हुआ है, उनके झूठे वादे से, उनके सरकार की असफलता से, डेवलपमेंट के सारे काम रुक जाने से, विकास से हम पीछे होते जा रहे हैं। और बेईमानी और भ्रष्टाचार, ईडी और सीडी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। आज सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, कलेक्टर लेवल के अधिकारी आज या तो जेल में है या बेल में है। यहाँ बीच में सुप्रीम कोर्ट भी है, बीच में हाई कोर्ट भी है। अकेले भूपेश या हमारे कहने से कुछ नहीं होता, इसलिए गवर्नर भी जो है राय ले रही है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को मिलने वाली राशि को लेकर इन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गरमाई हुई है। भाजपा ने यूपीए सरकार के समय छत्तीसगढ़ को मिलने वाली राशि और एनडीए सरकार के कार्यकाल में दी जाने वाली राशि के आंकड़े पेश किए। भाजपा मीडिया विभाग ने कांग्रेस पार्टी की एक विज्ञप्ति का खंडन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश आज आर्थिक दुर्दशा से गुजर रहा है, जबकि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ रुपए दे रही है। अमित चिमनानी ने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से केंद्र सरकार से अलग अलग पैसे मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मांगी जाने वाली राशि पर अलग अलग बयान जारी करके आंकड़े बता रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आंकड़ों में
5 लाख करोड़ रुपए का अंतर बताया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस झूठे आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस की सरकार ने जो भी आंकड़े केंद्र सरकार के मामले में प्रस्तुत किए हैं वो आंकड़े झूठे हैं। उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने महालेखाकार के आंकड़ों और छत्तीसगढ़ की फाइनेंस की साइट से ही प्रमाणित करवा के उनकी बातों को, उनके कथन को झूठा सत्यापित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के समय छत्तीसगढ़ को मात्र 84,000 करोड़ रुपए मिला था 10 साल में। यह आंकड़ा किसी के भी हजम होने वाला नहीं है। पूरी तरीके से भ्रामक और झूठा आंकड़ा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट से दूसरा बड़ा झटका लगा है। स्पेशल एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका के आवेदन को बहस के बाद खारिज कर दिया है। राजा पटेरिया की तरफ से पूर्व महाधिवक्ता राजीव शर्मा ने दलील दी थी कि राजा पटेरिया को झूठे मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया, जबकि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो पूरा वीडियो नहीं है। साथ ही उन्होंने कोर्ट को पूरा वीडियो भी दिखाया। लेकिन शासन के एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा ने कहा कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे जनता की भावनाएं आहत होती है। साथ ही राजा पटेरिया पर और भी अपराध दर्ज है। राजा पटेरिया ने आदिवासियों को नक्सली बताने के लिए प्रेरित किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। जिस वीडियो के संबंध में ये केस रजिस्टर्ड हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में जो वक्तव्य देना पुलिस का बताते हैं पुलिस द्वारा, वह एक्चुअली मैं काट छांट के प्रस्तुत किया है एडिट करके, और सही वीडियो जो था उसके अनुसार ये अपराध नहीं बन रहा है। हमने बताया कि राजा पटेरिया ने देश के प्रधानमंत्री के लिए दुष्प्रेरणा भावना फैलाते हुए और इनके खिलाफ पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें कि इन्होंने वहाँ के ग्रामीणों को नक्सली बनाने के प्रयास किया था, जिसका अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए, इनके कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उनका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। रायपुर से जगदलपुर तक रेल सुविधा शुरू होनी थी, लेकिन 4 साल बाद भी परियोजना शुरू नहीं हुई, जिसको लेकर बस्तर के सांसद दीपक बैद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल किया है। अश्विनी ने लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में 2 चरणों में पूरी होने वाली इस परियोजना का पहला चरण लगभग पूरा होने जा रहा है, जिसमें राजहरा से राव घाट तक 95 किलोमीटर रेल मार्ग में 60 किलोमीटर तक पटरी भी बिछाई जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि राव घाट से जगदलपुर तक 140 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग के निर्माण का भूमि पूजन किया चुका है। दूसरे चरण के लिए 776 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 249 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। जल्द ही दूसरे चरण के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। सागर जिले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सालों की दान की गई करीब 50 एकड़ जमीन को लेकर विवाद गहरा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि उनके पास 50 एकड़ जमीन है ही नहीं। दरअसल सागर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित हिमाचल सिंह राजपूत और उनके भाई करतार सिंह राजपूत ने साल 2021 में अलग अलग हेक्टेयर में करीब 50 एकड़ जमीन खरीदी थी। इसी साल 2022 में इस जमीन का दान पात्र उन्होंने अपने जीजा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, बहन सविता सिंह राजपूत और भांजे आदित्य सिंह राजपूत के नाम लिख दिया। इधर पूर्व बीजेपी नेता राजकुमार धनोरा ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ये जमीन मंत्री ने अपने सालों के नाम पर खरीदी थी और फिर बाद में दान पत्र लिखवाया गया। दान होता है वो कोई चोरी चोरी नहीं होता कि कागज पे लिख दिया, कह दिया, दान कर दिया। आजकल स्थिति में जो होता है वो रजिस्टर्ड होता है, उसकी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, बाकायदा कोर्ट में जाना पड़ता है। तो हर चीज फेयर है, हर चीज सामने है, गूगल पर डली है, आप देख सकते हो। एक मंदिर का प्रकरण आया, साल के अंदर लगभग 75 और 100 एकड़ की लगभग इनने जमीन खरीदी है। आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं संदेह है इनके पास जो काला धन, जो भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, उससे यह खरीदी गई जमीन है। यह सब छुपाने के लिए दान पत्र की नौटंकी की गई है। ये इसलिए मैंने इसकी जांच के लिए
मांग की है प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, इसकी जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। इधर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र में कलिंगा नामक ठेका कंपनी के साथ विस्थापितों का विवाद बढ़ रहा है। मनमाने तरीके से कर्मियों के नियोजन को लेकर आज एक बार फिर से विवाद सामने आया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदर्शन करने वालों ने कलिंगा के कैंप में पहुंचकर वहां काम करने वाले कर्मियों का सामान बाहर फेंक दिया। इसके बाद यहां बवाल मच गया। कारण बताया जा रहा है कि कंपनी ने स्थानीय मजदूरों को काम देने के बजाय बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भू स्थापितों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने से एक बार फिर भू स्थापितों का गुस्सा भड़क गया। SECL की मानिकपुर परियोजना में आउटसोर्सिंग से लिए गए काम में स्थानीय लोगों को महत्व नहीं देने से नाराजगी बढ़ रही है। क्या मांगे आप लोग? या हम लोग का मांगे हैं कि हम लोग को रोजगार चाहिए भैया। और यहाँ जो बंदे हैं, क्योंकि इन लोग के जब तक रहते हुए हम लोग को भू स्थापित लोग को हम लोग को रोजगार मिलेगा नहीं, और हम लोग को मिलेगा नहीं मतलब हम लोग तो हड़ताल करेंगे भैया। बाहर से कर्मचारी जो है नहीं लाया गया है। जैसे कि अपना कुछ गाड़ी जो है ट्रांसपोर्टिंग आएगा तो उसके लिए बेंगलोर से गाड़ी आता है, दिल्ली से जो गाड़ी आती है वो गाड़ियाँ तो जो है यहाँ के किसी भी स्थानीय लोगों को तो जो है नहीं भेज सकते हैं ना कि जा कर के वहाँ से गाड़ी ले आओ, जो कि उनका जो है पूर्ण रूप से जो है ट्रायल लेना है कि सही सक्षम है कि नहीं है वो गाड़ियाँ चलाने के लिए, वो चीज़ करने के लिए। अभी वो लोग हमारे भू स्थापित परिवार है, हमको भी काम मिलना चाहिए ऐसा लोग बता रहे हैं। अब इसको कोयला विभाग के जो मुख्य रहते हैं, मुख्य महाप्रबंधक, उससे बात करके पता करते हैं कि किसका जमीन कोयला उत्खनन के लिए आ रहा है, क्या है, उसके बाद से अग्रिम कार्रवाई की जाती है। ग्वालियर में कोचिंग से 3 छात्रों को घर छोड़ने जा रहे वाहन चालक का अपहरण हो गया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने टोल प्लाजा के पास गाड़ी रोकी और बंदूक दिखाकर ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतारा और अपने साथ लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। परिजनों ने बताया कि ड्राइवर को कर्ज की राशि लौटाने के नाम पर कॉल आते थे। पुलिस इस दिशा में भी मामले की जांच कर रही है। ये एक वैन चलाने वाले चालक हैं जो कि किराए की एक वैन चलाते हैं, स्कूली बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं। इनका रात करीब 10:30 बजे बड़ा गांव के पास ऐसा कहना है कि 2 लोग आए, बाइक पे ले गए। अभी इस मामले में हमने 365 भारतीय दंड विधान के तहत थाना मुरान में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। हमारी टीमें लगी हुई। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने डबरा में हुई 35 लाख की सनसनीखेज लूट मामले के मास्टरमाइंड संतोष चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 लाख रुपए की नकदी और लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद किया है। पुलिस ने डबरा लूटकांड के सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 35 लाख रुपए की लूट के मामले में से कुल 32,51,000 नकदी बरामद की गई है। 35 लाख रुपए की लूट हुई थी, इसमें से लगभग 33 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस प्रकार इस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही घटना में लगभग हमारा गिरफ्तारी और सीजर का काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत करना है कि अन्य जिलों में भी ये शामिल रहा है। इससे अभी हम डिटेल पूछताछ करेंगे तो कुछ घटनाओं का और खुलासा हो सकता है। रायपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया जो रायपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में कार से घूम घूम कर नशे का सौदा करता था। पुलिस ने नशे के शातिर शहबाज खान उर्फ सीनो को गिरफ्तार कर उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और कार जब्त की है। एक व्यक्ति अपनी स्विफ्ट कार पे कुछ NDPS प्रोडक्ट के तहत आने वाली गोलियां लेकर जो है जा रहा है बिक्री करने के लिए। उसकी सूचना पर उस गाड़ी को रोककर तस्दीक किया गया तो उस पर लगभग 500 टैबलेट नाइट्रोजेपाम का मिला है। नाइट्रोवेट टैबलेट जो है जो कि NDPS के तहत प्रतिबंधित होता है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है और साथ में उसमें जिस कार का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा था उसे भी जब्त किया गया। मुरैना में शराब माफिया के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर 1 घंटे तक खड़ी रही। महिलाओं का आरोप है कि जिले भर में अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया सक्रिय है। गली गली शराब की बिक्री की जा रही है। पति जेवर तक गिरवी रखकर शराब के आदी हो चुके हैं। शराब पीकर महिलाओं के साथ मारपीट भी की जाती है।
जो शराब है ना, शराब पूरे मोहल्ले में बेच रही है। इस शराब से सारी मोहल्ले की औरतें बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चे 10 साल के, 15 साल के, 16 साल के सारे बच्चे इस शराब के नशे में लुप्त रहते हैं। कि हमारे मोहल्ले की दारू जो अवैध बिच रही है उसको बंद किया जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं फिर सारी महिला इकट्ठी करके कर्रा आंदोलन करूंगी। पूरे जिले में है, कहीं पे भी अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए, और यदि बिकेगी तो हमें आप देख रहे हैं जैसे कि जनता ही जो है कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट में है उसमें, और जनता ही खड़ी हो जाती है उसके खिलाफ। तो जो है बंद होगा ये, और कार्रवाई उस पर पुलिस करी रही है लगातार। शहडोल में सीएम हेल्पलाइन में संजीवनी बिजली कनेक्शन को लेकर एमपीईबी के अधिकारी से शिकायत की, जिसके बाद नाराज एई ने शिकायतकर्ता के घर की बिजली ही कटवा दी। 2 दिन तक संजीव के परिवार को बिना बिजली के रहना पड़ा। शिकायत वापस लेने के बाद बिजली कनेक्शन जोड़ा गया। बिजली विभाग द्वारा मेरे घर का कनेक्शन काट दिया गया था 14/12/2022 को। इनके द्वारा इसलिए काट दिया गया मेरे घर का कनेक्शन क्योंकि मैंने 4 सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, 3 सीएम हेल्पलाइन बंद कराई, तब जाकर उन्होंने हमारे घर का कनेक्शन रात्रि 8 बजे जोड़ा। तो राकेश नामदेव जी हैं, उनके द्वारा टोटल सीएम हेल्पलाइन 48 कंप्लेंट की गई थी, जिसमें 12 एमपीबी की, 32 नंबर नगर पालिका की और 4 राजस्व में। वो एक ही प्रकरण से संबंधित कंप्लेंट थी। सीएम हेल्पलाइन की वजह में विद्युत कनेक्शन काट दिए, उसको मैं जांच करवा लेता हूँ। राजनांदगांव में अमृत मिशन के तहत हो रहे विकास कार्यों की गति बेहद धीमी है, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रश्न उठा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह ने कहा है कि अमृत मिशन में करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अमृत मिशन योजना से 24 घंटे लोगों के घरों में पानी मिलना था, लेकिन हालात बदतर है। सरकार के पैसे पूरे लगे हैं और ये भ्रष्टाचार में अमृत मिशन जो है पूरा भ्रष्टाचार की बेट शुरू से ही कांग्रेस सरकार आने के पहले से ये चढ़ चुका है, और इसमें ध्यान देना जरूरी है और जनता के साथ न्याय होना चाहिए। और पानी जो है नियमानुसार जो अमृत मिशन योजना के 24 घंटे पानी मिलेगा वो मिलना चाहिए। अमृत मिशन पे पूरी सक्रियता से टीम काम कर रही है। जितने भी इंटरकनेक्शंस बचे हुए थे लगभग पूर्ण कर लिए गए हैं। 4 इंटरकनेक्शंस हमारे शहर में भी बचे हैं। 31 दिसंबर तक कार्य की समय अवधि थी, तब तक ठेकेदार ने हमें कहा है काम कंप्लीट करने की, और काम आप देख रहे हैं कंप्लीट होने के कगार पे है। और एक और बड़ी खबर है दमोह से। धर्मांतरण के खिलाफ कल शहर बंद रहेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का ये आह्वान है। प्रशासन के खिलाफ दमोह बंद का आह्वान किया गया। धर्मांतरण पर आक्रोशित है हिंदू संगठन। प्रशासन के खिलाफ है ये इनका प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, वीएचपी और बजरंग दल ने बंद का आह्वान किया है। धर्मांतरण को लेकर आक्रोशित हैं ये दोनों संगठन। जितेंद्र गौतम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। जितेंद्र, धर्मांतरण को इन लोगों ने कल बंद का आह्वान बुलाया है पूरे दमोह में। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो पूरा मामला है वो दमोह के बहुचर्चित तथा हाई प्रोफाइल धर्मांतरण और जो बीते करीब 2 दिन पहले एक समुदाय विशेष युवक के द्वारा जो है भगवान शिव का प्राचीन मंदिर का जो एक शिवलिंग तोड़ा गया था, और इन सब को लेकर जो है दमोह में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कल जो है दमोह शहर बंद का आह्वान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कहना है कि दमोह शहर में और दमोह जिले में लगातार जो है हिंदू विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसको लेकर यह पूरा जो है मामला सामने आया है। और उसको लेकर कल 23 दिसंबर यानी कल सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है दमोह शहर बंद किया जाएगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा चौराहों पर जो है अनाउंसमेंट भी किया गया है कि और सभी व्यापारी वर्ग और सभी दुकानदारों से और आम नागरिकों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा पूरी तरह से आग्रह किया गया है। कहा गया है कि सभी इसमें जो है सहयोग करें, क्योंकि प्रशासन जो है लगातार ही इन पूरे मामलों को लेकर मायूसी भरे रवैये में सामने आ रही है। प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई ठोस जो है कार्रवाई नहीं की। चलिए जितेंद्र, नजर बना के रखिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और लगातार 6 वर्ष से भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा शहर इंदौर मेहमानों के लिए सज गया है। इंदौर में होने जा रहे GIC NRI सम्मेलन और G20 के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो वहीं इंदौर के रेलवे स्टेशन पर रंग रोगन हो रहा है। इसके साथ ही साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, शहर में 7 जनवरी से
13 जनवरी तक आयोजन के दौरान पेड़ पौधों पर अंबर रंग की लाइट से रोशनी होगी। बापट, सयाजी, विजयनगर, रेडिसन, पलासिया और रीगल और बड़ा गणपति समेत प्रमुख चौराहों पर ग्रीन और अंबर लाइट से रोशनी की जाएगी। रेलवे अधिकारी का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जब प्रवासी मेहमान और इन्वेस्टर शहर में आए तो उन्हें दिवाली की तरह शहर रात में जगमगाता दिखे। इसके लिए रंगाई पुताई के साथ ही सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इवेंट होने जा रहा है तो ये इसमें हमारा क्या है कि स्टेशन भी एक मिडिल में, इंदौर स्टेशन जो है पूरे शहर के बीच में पड़ता है, तो हम लोगों को इसको भी एक नया लुक, मतलब साफ़ सफाई तो हम लोग करेंगे ही, दूसरी वाइट वॉश और जो उसकी पुताई है अच्छे से उसको एकदम चमकाएंगे, क्योंकि ताकि जो बाहर से जो मेहमान आएंगे तो देखें कि इंदौर का जो स्टेशन भी एक अलग और नायाब तरह से है। ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदने को लेकर रोड टैक्स में 50% की छूट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रोड टैक्स में 50% की छूट मिलने से मेले से करोड़ों का कारोबार होगा, क्योंकि खरीदारों ने पहले से ही वाहन बुक करा रखे हैं। साल 20 और 21 में 41 दिन ग्वालियर व्यापार मेला लगा था। कोविड-19 के चलते बीच में मेला का समापन करना पड़ा था। 41 दिन में मेले से परिवहन विभाग को तकरीबन 44 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। खरीदारों को भी छूट की वजह से 43 करोड़ 83 लाख की बचत हुई थी। आपको बता दें कि यदि मेले से 50 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर 5 लाख रुपए रोड टैक्स के बचेंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर, फार्मेसी और बीएड, डीएड की खाली सीटों पर अभी काउंसलिंग शुरू होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। सरकार इस मामले में रिव्यू दाखिल करने की तैयारी में है, जबकि जिन 4 कोर्स के लिए हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ है उसमें से 2 विषय एग्रीकल्चर और फार्मेसी की काउंसलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक की है। सरकार ने 8 दिनों में फैसला नहीं लिया तो मौका भी खत्म हो जाएगा। कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हमने जो संबंधित विभाग हैं उनसे निवेदन किया है कि काउंसलिंग को जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और बीएड, डीएड में कोई अंतिम सीमा नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि बच्चों का भविष्य और उनकी आशाओं को सरकार निराश नहीं करेगी। चंपा के ओशो मधुबन में ताओ ध्यान साधना शिविर का आज समापन हो गया। स्वामी शैलेंद्र सरस्वती ने देश भर से अलग अलग राज्यों से पहुंचे ओशो अनुयायियों को ताओ की विभिन्न ध्यान पद्धति से अवगत कराया। शिविर के दौरान कई ओशो अनुयायियों ने स्वामी शैलेंद्र सरस्वती से दीक्षा भी ली। शिविर में शामिल ओशो अनुयायियों में ताओ साधना ध्यान शिविर को लेकर उत्साह नजर आया। अभी ओशो मधुबन चंपा में जीने की कला पर ध्यान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में भी बड़ी संख्या में ओशो के अनुयायी शामिल हो रहे हैं। ये बहुत मेरे भाग्य है, बहुत अच्छा है और मैं इसको अपेक्षा कर रहा था और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आनंद मिल रहा है, जैसे लगता है कि साक्षात ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। और इन सब बातों को ये शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ हम शिविर में हम आए, उसको खुद ही अनुभव करें कि कैसा फील हो रहा है। वर्णन नहीं किया जा सकता। इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, समय की, वो समय आज मिला हमको, तो आज संन्यास लिया है। जांजगीर चांपा में ये शिविर चल रहा था जो समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश में अब हर नए कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के सैंपल का जीनोम टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट के लिए सैंपल भोपाल के एम्स और ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला यानी DRDO भेजाएंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से देश भर में कोविड के संक्रमण का अलर्ट जारी होने के बाद लिया है। चीन में कोविड का संक्रमण जिस वेरिएंट BF7 के कारण बढ़ा है, उस वेरिएंट का एक भी केस अब तक MP में नहीं है। MP में इसके संक्रमण को बढ़ने से पहले ही नियंत्रित करने के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की 100% जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जीनोम टेस्ट की रिपोर्ट आने तक कोविड संक्रमित मरीज को आइसोलेशन में रहना होगा, जिससे संबंधित संक्रमित मरीज से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित न हो।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एमपी सरकार सतर्क है। सभी जिलों के सीएमएचओ को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड के नए वेरिएंट के संक्रमण से बचने के लिए बुजुर्ग और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सतर्क रहना पड़ेगा। दोनों श्रेणी के लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर एमपी युवा कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में होने वाली NRI समिट में आने वाले विदेशी नागरिकों की कोविड जांच कराई जाए। उन्हें 8 से 10 दिन तक क्वारंटाइन रखा जाए। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही विदेशी नागरिकों को NRI समिट में शामिल होने दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट से सुरक्षित रखने बूस्टर डोज बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड वैक्सीन अभी अपने टोटल डोज हम लोग 27,61,000 लगवा चुके हैं। इसमें से 17,87,000 फर्स्ट डोज का है और सेकेंड डोज 16,82,000 है और प्रिकॉशन डोज 2,91,000 हमारे पास में लग चुकी है। अपने ये कोविड के लिए अपने को मतलब उसको प्रिकॉशन में लेना है, ऐसा पैनिक नहीं होना। बहरहाल आपको बता दें कि चीन और यूरोप के कई देशों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछली बार भारत में जो संक्रमण फैला था वो विदेशों से आने वाले नागरिकों के चलते था। इसी वजह से इंदौर और मध्य प्रदेश को कोरोना संक्रमण की चपेट से बचाने के लिए पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। इधर मुरैना में महिलाओं ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया है। पिटती पत्नी, बिकते जेवर वाले इन पोस्टर को देखिए और प्रदर्शन करती इन महिलाओं को भी देखिए। तस्वीरें मुरैना की है जहां अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला था। महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला। महिलाओं का आरोप है कि जिले भर में अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया सक्रिय हैं। गली गली में शराब की बिक्री की जा रही है। बहुत परेशान है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 15 साल के, 16 साल के सारे बच्चे इस शराब के नशे में धुत रहते हैं। तो महिलाओं का कहना है कि उनके पति उनके जेवर तक गिरवी रखकर शराब पीते हैं। शराब पीकर महिलाओं के साथ मारपीट भी की जाती है। हमारे मोहल्ले की दारू जो अवैध बिच रही है उसको बंद किया जाए। अब बात पुलिस प्रशासन की करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि तत्काल अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जाए। कहीं पे भी अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए, जो है बंद होगा ये और कार्रवाई उस पर पुलिस कर ही रही है लगातार। कुल मिलाकर मुरैना में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है और महिलाओं के सब्र का बांध भी टूट रहा है। और इस खबर के साथ ही सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।